ओटीटी चैनल का फ़ायदा ये है कि आपको थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं है मूवी देखने के लिए, है ना। आप अपने घर पर बैठकर कहीं भी देख सकते हैं। दोस्तों साथ खेलता था मैं कि तुम करण बनो मैं अर्जुन बनता हूँ, ऐसे करके। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो सपना सब टूट गया। शक्ल देखिए, क्या सोच रहा तू एक्टर बनने के लिए, कि वो किस लिए कहना चाहते थे, क्यों रोक रहे थे मुझे, क्योंकि फ्यूचर सिक्योर ही नहीं आपका। काफ़ी सुना भी था मुंबई के बारे में कि लोग यहाँ पर आपका पागल बनाते हैं। मैंने देखा काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो लोगों से पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया था, या कोई वेटर की नौकरी कर रहा है। सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे देश विदेश 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰ ਟਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। खुद की फैमिली के वालों भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग ते उन्होंने काफ़ी कुछ सुनना पिया, बट उन्होंने इस पक्के इरादे ने उन्होंने जिंदगी दे विच काफ़ी सफल इंसान बनाया। तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रही हां अज एक अजिहे ही एक्टर दे नाल। मेरी मुराद ने सूरज भारद्वाज। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सो फर्स्ट थिंग तां वैलकम सर तुहाडा कि तुसीं अज टाइम कढ के साडे स्टूडियो दे विच साडे नाल गलबात करन लई आए। जी ओके, सो फर्स्ट चीज़ सूरज, लाइक जिस तरह कि मैं स्टार्टिंग में ही कहा, तुसी काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के, तुहानू काफ़ी इदां दे लोग मिले जिन्होंने तुहानू काफ़ी डीमोटीवेट किया, ईवन कि तुहाडी फैमिली दे वल्लों भी तुहानू स्टार्टिंग तो सपोर्ट जिहड़ी सी नहीं देखने मिली। असीं उस दे बारे भी गल जरूर करांगे, बट फिलहाल असीं शुरुआत कर लेने आ तुहाडे करियर नू लैके, ठीक है ना, काम नू लैके। तुसी काफ़ी वर्क किया OTT प्लेटफॉर्म दे उपर। सो सब तो पहला उहदी स्टार्टिंग करदे आ, तुसी OTT प्लेटफॉर्म दे उपर किस किस चीज़ दे विच हुण तक वर्क कर चुके हो? मैंने एक सीरीज़ की थी लवली द ढाबा। ओके, फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम Okay. OTT चैनल पर। वो थी जेमप्लेक्स पर, और उसमें जो लीड कर रही थी वो ईशा कोप्पिकर। ओके। तो उसमें एक एपिसोड था मेरा लस्सी, तो वो वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी मेरी OTT की। देन उसके बाद मुंबई में अभी काफ़ी सारे OTT चैनल आए नए, रेड प्राइम और जैसे अमेजोन है। अभी आर्टिस्टों को काम मिल रहा है उन पर, जो स्ट्रगलिंग एक्टर है। बिल्कुल। OTT चैनल का फ़ायदा ये है कि आपको थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं है मूवी देखने के लिए, है ना। आप अपने घर पर बैठकर कहीं भी देख सकते हैं। तो नए लोगों के लिए ये बहुत अच्छा चांस है। सो फर्स्ट चीज़ जो तुसी थानू अपॉर्चुनिटी मिली, लाइक ईशा कोप्पिकर दे नाल थानू काम करन दा चांस मिलिया फर्स्ट टाइम OTT प्लेटफॉर्म ते चीज़ सी, किवें ऑडिशन दिता, किवें वो चीज़ हुई? हाँ, उसके ऑडिशन हुए थे चंडीगढ़ में। तो जो उसके डायरेक्टर थे उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की थी रंग पंजाब। तो उसमें मेरा बहुत छोटा सा रोल था, लाइक फाइटिंग रोल था गुंडे का। एक कॉलेज का सीन होता था उसमें, जो मेन लड़का है गुंडा उसमें। वैसे गुंडा लगदे नहीं हो तुसी? नहीं, मैं नहीं हूँ। हाँ, तो उसका दोस्त बना था मैं, Okay. जो उसमें मेन गुंडा था। तो उसमें हमारी पिटाई होती है सब इस तरह। तो उसके बाद वो एक सीरीज़ बना रहे थे लवली ढाबा। तो उनको मैंने बोला था कि सर मुझे पंजाबी नहीं आती और हिंदी में अगर कोई अच्छा काम हो मेरे लिए देखना। ओके। तो उन्होंने फिर मुझे उसके लिए बुलाया था, लवली ढाबा के लिए। वो हुई। उसके बाद मैंने एक सीरीज़ की रेड प्राइम OTT पे, सुराग, और एक पगला ऐप है ऐसे कुछ करके, उस पर साजिश करके है, और भी बहुत सारी सीरीज़ की हैं। सो काफ़ी सारी क्राइम सीरियल दे विच भी वर्क किया होया है। हाँ, क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल, इनमें काफ़ी काम किया जी। सो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जी, काफ़ी चीज़ों दे विच वर्क कर चुके ने सूरज। सो सूरज स्टार्टिंग की गल करिए तां तुसी बेसिकली है ना चंडीगढ़ दे विच तुसी रह रहे सी, पहला इत्थे तुसी वर्क किया। चंडीगढ़ तो मुंबई मूव करना किवें सोची वो चीज़? हाँ, मैं बहुत छोटा होता था, आई थिंक थर्ड क्लास में। उस दौरान मैंने सबसे पहली फिल्म देखी थी, वो थी करण अर्जुन। उसमें शाहरुख खान के रोल को देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उस टाइम पर। तो दोस्तों साथ खेलता था मैं कि तुम करण बनो मैं अर्जुन बनता हूँ, ऐसे करके। तो वहाँ से मुझे लगा था कि शायद मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। Okay. और तभी से मेरा सपना था कि मुझे मुंबई जाना है। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वो सपना सब टूट गया, लाइफ चेंज हो गई। लेकिन एक दिन जब मैंने डिसीज़न लिया ये वाला, मुझे 3 महीने लगे
इस बारे में सोचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ के साथ, ओके कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेलूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। 3 महीने बाद अंदर से आवाज़ आई कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। ओके वो मेरे बचपन का सपना जो रिमाइंड होता रहा बार बार। तो 3 महीने बाद जब मैंने पापा को बोला कि यार मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और मुझे मुंबई जाना है, तो वो टाइम था मेरा जब मैंने हार्ड डिसीजन लिया लाइफ का कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और डिसीजन लेने के टाइम पर मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आई कि हो सकता है मुझे वहाँ गरीबी में रहना पड़े, हो सकता है मुझे खाने को ना मिले, हो सकता है रहने की जगह ना हो, क्योंकि ये डिसीजन मेरा खुद का था, इसमें मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता था। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰ? नहीं, वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो चुका था एक तरह से। अब बस कभी कभी ऐसा होता था कि मैं फिल्मों के डायलॉग याद करता था और दोस्तों के सामने बोलता था उन डायलॉग की, सुनो मैं डायलॉग बोलने वाला हूँ। ज़्यादातर मैं दिल जले मूवी का डायलॉग बोलता था या शाहरुख खान की फिल्मों का डायलॉग बोलता था। तो दोस्त भी बोलते थे कि यार तू ट्राई क्यों नहीं करता, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, तो मैं कहा, यार छोड़ो ना, क्या ਸਕੂਲ करना। ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ? स्कूल टाइम में एक बार किया था मैंने, 15 अगस्त पर एक गाना गाया था मैंने स्कूल में, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन। तो वहाँ से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा था उस टाइम पर। ਓਕੇ वो पहली बार मैं स्टेज पर आया था माइक ਕਿੰਨੀ लेकर। ਏਜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ? मैं 11th क्लास में था। ਓਕੇ 11th ਕਲਾਸ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ? दरअसल मेरे पापा और मैं कंपनी से वापस आ रहे थे रास्ते में, तो मैंने पापा को बोला कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने गाड़ी रोकी तुरंत कि क्या, और जो मिरर होता है गाड़ी का वो मेरी तरफ किया कि शक्ल देखी, क्या सोच रहा है तू एक्टर बनने के लिए। ਓਕੇ तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला कि पागल हो गया है, कि एक्टिंग में कौन जाता है, एक्टिंग में कोई कुछ नहीं बन पाया आज तक। तो उन्होंने एग्जांपल दिए, और वो मेरा दोस्त है उसका बेटा गया था 2 साल रह के पैसा बर्बाद करके वापस आ गया। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे ऐसे दिए, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी, वो लोग गए, उनकी मजबूरी होगी या कोई भी वजह होगी जिस वजह से वापस आए वो। मैं एक बार जाऊँगा, मैं वापस नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जीना मरना बस वहीं पर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। ਸੋ ਮਦਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? हाँ, मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया था। ਓਕੇ दरअसल सपोर्ट पापा का भी था। अगर उनका सपोर्ट ना होता तो शायद आज मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता, लेकिन उन्होंने हमेशा नाराज़गी शो की। ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ। ਸਟਰਗਲ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। हाँ, उस दौरान मुझे लगता था कि पापा मेरे दुश्मन हैं, अच्छा। कि मुझे कुछ करने नहीं देना चाहते ये लोग। और लेकिन धीरे धीरे बाद में समझ आया कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। जब तक आप उस फील्ड में काम करने नहीं निकलते, तब तक आपको ऐसा लगता है कि यार आपको सब रोक रहे हैं, वो सब आपके दुश्मन हैं। लेकिन जब वाकई मैंने 7 साल दिए और काम किया, तब मुझे समझ आया कि वो किस लिए कहना चाहते थे, क्यों रोक रहे थे मुझे, क्योंकि फ्यूचर सिक्योर ही नहीं है आपका, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने कोई हेल्प नहीं की मेरी बिल्कुल भी, और ये मेरा अपना खुद का डिसीजन था, तो मैं नहीं चाहता था कोई इन्वॉल्व हुआ इस चीज़ में। ਓਕੇ मुंबई जाना, थिएटर करना, ये सब मेरी अपनी मर्जी थी। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? हाँ, देखिए, मैं पहले आपकी बात पर कि लोगों को लगता है कि मुंबई जाकर ही सपने पूरे होंगे, ऐसा नहीं है। मुझे पंजाबी नहीं आती थी, इसलिए मुझे मुंबई जाना पड़ा, ਓਕੇ क्योंकि मैं हिंदी कर सकता था ना। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पर भी है, पंजाब में बहुत सारी, आज बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और लोगों को यहाँ काम मिल सकता है, अपने घर बैठकर आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं आती थी, इसलिए मुझे मुंबई जाना पड़ा। और वहाँ पर मुंबई की जो लाइफ है बहुत फास्ट है हमारे यहाँ से। जब मैं पहली बार वहाँ गया तो वहाँ के लोगों को देखा मैंने, ऑब्ज़र्व किया आसपास की हर चीज़ को,
तो डर लगता था थोड़ा सा, ओके। है ना, क्योंकि चंडीगढ़ की लाइफ बहुत अलग है। यहाँ हम रात को 9-10 बजे सो जाते हैं, वहाँ पूरी रात लोग जागते हैं मुंबई में। मेरे लिए बिल्कुल नया था, पूरी रात वहाँ जागना, पार्टियाँ करना, ये सब लोग ऐसा करते थे। तो डर भी लगता था कि कहीं मैं गलत न फंस जाऊँ। और काफ़ी सुना भी था मुंबई के बारे में कि लोग यहाँ पर आपका पागल बनाते हैं, है ना, कि फिल्मों के नाम पर आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, आपका पैसा लूट लिया जाता है या गलत काम करने पड़ते हैं, वो सब चीज़ें। लेकिन वहाँ जाकर जब कुछ दिन निकाले मैंने, तो मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो गलत चीज़ों में लोग वो फंसते हैं जिन्हें अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं होता, या जो सीख कर नहीं आए होते, जो बिना सीखे एक्टिंग करने चले जाते हैं। बिल्कुल फ्रेशरली एक कितने कितने टाफ है हाँ, उत्थे जाके। मतलब कैसा होता है कि किसी ने आपको बोला कि अरे आप दिखने में अच्छे हो, आप एक्टर बन जाओ, तो वो लोग वहाँ जाके फंसते हैं, क्योंकि अच्छा दिखना ही सब कुछ नहीं है। अच्छा दिखना चलो आपका एक प्लस पॉइंट है, लेकिन आपको एक्टिंग सीखनी पड़ती है। अगर आप एक्टिंग सीख लेते हो तो मुंबई जैसे शहर में आप अच्छे सर्वाइव कर पाओगे और आप ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਸੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚ्युनिटी ਮਿਲੀ ਫਰਸਟ? मुझे जाने के 10 दिन बाद ही मुझे एक कैमियो मिला था शक्ति सीरियल में। उसमें मैंने न्यूज़ रिपोर्टर काम किया था, वो मेरा पहला काम था। और सच बताऊं उस टाइम मैं डर गया था बहुत। जब मैं सेट पर पहुंचा, मेरा मेकअप हुआ, मैं रेडी बैठा था, तो एडी आया मेरे पास, आके कहता कि सर आपका शॉट रेडी है। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, मुझे स्क्रिप्ट दी नहीं गई थी तब तक। मैंने को बोला कि सर स्क्रिप्ट, ओके चलते चलते देता हूँ मैं, चलो। तो वो चलते चलते स्क्रिप्ट दी, मैं पढ़ता था अभी। डायरेक्टर जाके देखा उन्होंने, हाँ कौन है, रेडी है या ये? मैं कहा सर रेडी, चलो हाँ शॉट लगाओ। मैं सर 2 मिनट तो दो, मैं पढ़ तो लूँ पहले ही, डायलॉग क्या मेरे। तो वो मेरा पहला काम था मुंबई का। मैं हिंदी सीरियल में पहली बार काम करने जा रहा था। उस टाइम जब मैं डायलॉग बोलने लगा, शॉट रेडी हुआ, तो मेरे पैर कांप रहे थे। ओके। लेकिन फिर भी वो अच्छा हो गया, क्योंकि वो अच्छा इसलिए हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस था 5 साल का थिएटर का, उस वजह से मैं वो चीज़ कर पाया अच्छे से। अगर मैं सीख कर ना जाता तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होती। और अगर वहाँ मेरी बेइज्जती हो जाती पहली बार, तो शायद आज मैं मुंबई में ना होता, मैं वापस भागा था। ਸੋ ਸੂਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? हाँ देखिए, काम आपको ऑडिशन से मिलता है और लिंक से मिलता है। और बस थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता है कि ऑडिशन से आपको थोड़ा वक्त लग जाता है और लिंक्स के साथ आपको जल्दी काम मिल जाता है। बस इतना फ़र्क है दोनों में। ਓਕੇ। ਸੋ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। हाँ देखिए, उसकी वजह ये हो सकती है कि एक किसी भी कैरेक्टर के लिए 10 लोग ऑडिशन देते हैं। तो जो इंसान ऑडिशन लेता है, उसको अगर आपका अच्छा लग रहा है ऑडिशन, तो आपको अपनी तरफ से बोल देता है सिलेक्ट है। अब ऑडिशन आपका चैनल की तरफ जाता है, तो अब चैनल को सिलेक्ट करना होता है उन 10 लोगों में से। अब चैनल जिसको सिलेक्ट करता है कि लाइक मैं हूँ या फिर मेरा कोई दोस्त है, वो दिखने में अच्छा है, अब फ़र्क क्या पड़ता है कि आप उस कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो या नहीं। आप चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आप कैरेक्टर के लिए सूटेबल नहीं हो तो आपकी रिजेक्शन नहीं होगी वहाँ पर। ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। ਓਕੇ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और नेपोटिज़म मुझे नहीं लगता कि है नेपोटिज़म वहाँ पर, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं आज के टाइम में वो लोग। तो नेपोटिज़म नहीं है, वो सब कहने की बातें। अब जिन लोगों को काम नहीं मिलता या जो अच्छा काम नहीं कर सकते, तो वो लोग ऐसी ऐसी खबरें फैलाते हैं। ਸੋ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਨ ਜੋ ਰੋਲ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਓਪਰਚ्युनिटी ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, अगर हम कास्टिंग डायरेक्टर्स की बात करें या फिर डायरेक्टर किसी की भी फिल्म इंडस्ट्री में, आपको बना के सबके साथ रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान कभी भी आपको कहीं भी काम दे सकता है या कभी भी आपके काम आ सकता है। इवन कि स्पॉट बॉय से लेकर एक डायरेक्टर तक पूरी टीम होती है। हाँ, लेकिन कास्टिंग वाले जो होते हैं आज उनकी वजह से बहुत आसान हो गया काम मिलना वहाँ पर। एक तो आप जाते हो कि हर प्रोडक्शन हाउस में जाते हो कि सर मुझे देखो, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर्स ने ईजी कर दिए जो फ्रीलांस कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं।
आप उनके पास ऑडिशन दो, या वो अपनी कमीशन लेते हैं 20 या 25% जो भी है, तो आपको काम दे देते हैं वो। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਲਾਤਾ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए, प्रोडक्शन हाउस में फ़ायदा ये रहता है, एक तो जो फ्रीलांस कास्टिंग वाले होते हैं वो अपनी कुछ कमीशन लेते हैं। प्रोडक्शन हाउस में आपको अगर सिलेक्शन होती है आपकी, तो आपको वहाँ कमीशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से होगा। प्रोडक्शन हाउसेज में आपको काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा देर लगती है। आपको हज़ारों लोग आते हैं हर रोज़ उनके पास, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको याद रखेंगे। हर दूसरे तीसरे दिन या 5 दिन बाद आपको जाना पड़ता है, उनको अपना शक्ल दिखानी पड़ती है अपनी कि सर मैं हूँ, मुझे याद करो। तो एक न एक दिन आपको कहीं ना कहीं से काम मिल जाता है, लेकिन आपको रेगुलर जाना ही पड़ता है वहाँ पर। ओके। लोगों को लगता है कि यार प्रोडक्शन हाउस में जाने से कुछ नहीं होगा या काम नहीं मिलेगा, बहुत धक्के खा लिए, ऐसा नहीं है, काम मिलता है। सो लंबी लंबी लाइन से लगे रहना हाँ। काफ़ी टाइम तक वो अब चीज़। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, आपका एक जो करेक्टर है या जो स्टोरी वो लोग सोच के बैठे हैं कि हमें इस तरह का इंसान चाहिए, हो सकता है कि आप पहली बार गए हो, आप एक्टर नहीं भी हो, और आपकी करेक्टर जो लुक है वो जा रही है, उस चीज़ से मिलती है, मैच खाती है, तो आपको तभी काम मिल जाएगा। और अगर आपकी मैच नहीं खाती तो आप चाहे जितनी मर्जी बार जाओ, ऑडिशन देते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा चीज़ का। मेन है कहानी, एक कहानी का जो किरदार है, क्या आप उसमें फिट बैठते हो या नहीं, बस मेन ये चीज़ है। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, ज़रूर मिलता है। ਜੀ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰ ਟਾਕ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਭਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੂਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी। ਸੋ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप थिएटर करते हो तो आपकी एक्टिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा। थिएटर एक बेसिक है आपकी एक्टिंग को लेकर, क्योंकि अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, सबकी फ़ीस होती है, कोई 2 लाख रुपए लेता है, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख। अब मिडिल फैमिली वाले वहाँ पर इतना फ़ीस कैसे भरेंगे? तो थिएटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप फ्री में, या फिर लगा लीजिए कि थिएटर में इतना पैसा तो होता ही नहीं है, आपको ज़्यादा फ्री में काम करना पड़ता है। आप फ्री में बहुत सारी चीज़ सीख पाते हो, आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। और जब हम हर रोज़ थिएटर में एक नाटक को लेकर 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं, तो नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, तो आपका माइंड ओपन होता है एक्टिंग को लेकर कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਟੀਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰੇ। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। Okay. स्टार्टिंग में जब मैं चंडीगढ़ में था, तो एक थिएटर ग्रुप था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। ओके। हाँ, उनके साथ मैं 6 महीने से काम कर रहा था और काफ़ी नाटक किए उनके साथ मैंने। अभी मुझे लगा कि नहीं यार, इन लोगों का एक ही पैटर्न चल रहा है और मुझे कुछ अलग करना है। तो मुझे दिखा कि यार दूसरे ग्रुप वाले कुछ अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो सोचा यार उनके साथ ट्राई करता हूँ। जब मैं दूसरे ग्रुप में गया ट्राई करने के लिए, तो वो मेरे ग्रुप वाले कहते कि काम करना है तो हमारे साथ कर, या उनका एक डायलॉग बोला था उन्होंने मुझे कि 2 नाव में पैर रख के कभी तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तुझे एक नाव चूज़ करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने नाव चूज़ की, मैंने उनकी नाव छोड़ दी, ओके। तो मैं दूसरी जगह चला गया। दूसरी जगह जाने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे नई नई चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि जब आप एक ग्रुप में रहते हो, उस ग्रुप में 30 से 35 लोग हैं काम करने वाले। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको हर बार आपको मेन किरदार आपको ही करना पड़ेगा, कभी छोटे रोल करने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती थी। और ग्रुपिज़म थिएटर ग्रुप में बना होता है, थिएटर में भी, कि ये हमारे ग्रुप का बंदा है, ये कहीं और काम नहीं करेगा,
ये सब चीज़ें, और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट है वो यहाँ चीज़ें सीखने आता है, वो अपने आप को ज़िंदगी में कुछ अलग बनाना चाहता है, और वो बना तब पाएगा जब उसको नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी ਬਿਲਕੁਲ हर ਲਾਈਫ जगह 'ਚ से। ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? मैंने यहाँ 5 साल किया है। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? देखिए अब मैं अगर थिएटर करना चाहूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मेन सपना था कि मुझे फिल्म लाइन में काम करना है। तो मुंबई में मुझे कोई ऐसा ग्रुप मिला नहीं अभी तक कि जहाँ मैं काम कर सकूँ, क्योंकि चंडीगढ़ में एक चीज़ अच्छी थी, यहाँ पर आपको थिएटर ज्वाइन करने के लिए पैसा देना नहीं पड़ता था। मुंबई में बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं ऐसे से जहाँ आपको 2500, 3000, 5000 आपको पहले पे करना पड़ता है पैसा। ਓਕੇ, तो मुझे नहीं लगता कि आप पैसा देकर आप कुछ कर पाओगे कभी भी। ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀ 3 ਮੰਥ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ? उस दौरान मोस्टली आर्टिस्ट तो वापस आ चुके थे, अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है। आपका रेंट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, इवन कि एक छोटे से कमरे का भी 10-10 हज़ार रेंट होता है। और आर्टिस्ट के लिए सबसे दिक्कत बड़ी कहाँ आती है, हम जो काम करते हैं उसकी पेमेंट 90 दिन बाद आती है। अब अगर उस दौरान बीच में आपको काम मिलता जाता है तो आपकी रिकवरी हो जाती है, आप मैनेज कर सकते हो। आज आपने काम किया, 3 महीने आपको काम नहीं मिला, तो वो 90 दिन बाद जो आपकी पेमेंट आएगी आप उससे कितना क्या कर लोगे। कोई उधार लेता है, उसके उधार चुकानी पड़ती है, आपका खाना पीना भी है, रेंट भरना, सब कुछ। तो यहाँ आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वहाँ पर। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ? इस वक्त देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से अभी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, काम करना स्टार्ट हुआ था वहाँ पर, फिर से दोबारा लॉकडाउन आ गया। तो जो आर्टिस्ट बिल्कुल नए हैं वहाँ पर, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है। और मैंने देखा काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो लोगों से पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया था, या कोई वेटर की नौकरी कर रहा है। सब मतलब इतना मुश्किल हो चुका है आज आर्टिस्ट के लिए। जो आर्टिस्ट एक अच्छे घर से है, मतलब कि जिनके पास कह लो कि घर में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की भी, वो अपने घर से लड़के गया हुआ वहाँ पर, उनकी ज़िंदगी ना एक रोड साइड जैसे होते हैं ना, कि मतलब मैं इसको बयान नहीं कर सकता शब्दों में, बहुत मुश्किल है। मतलब ये कहूँगा कि रुला देती है वो चीज़ें ਓਕੇ, एक एक्टर को। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? हाँ देखिए, जो मुझे लगता है कि आपको डीमोटिवेट कोई कर नहीं सकता अगर आपके इरादे पक्के हैं। तो डीमोटिवेट वो लोग होते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, वो लोग ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। अब मुझे कोई बोल दे कि यार नहीं कुछ नहीं हो सकता तेरा, या तो कुछ नहीं बन सकता, तो मैं उसकी बात पे ध्यान दूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ चीज़ें। तो डीमोटिवेट होने कोई सवाल है ही नहीं वहाँ पर, जब आपके अंदर हिम्मत है या आपके अंदर एक जुनून है कि मैं करके दिखाऊंगा। और हाँ, इस तरह के लोग मिलते हैं मुंबई में जो आपको आगे नहीं बढ़ना देख सकते। इवन कि मुंबई में छोड़ो ना, आपके अपने रिलेटिव्स वो कभी आपको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, है ना। तो इस तरह के लोग हर जगह भरे पड़े हैं मुंबई के। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको डीमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग हैं। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ कुछ बनेगा नहीं वो चीज़? देखिए, जो मेरे फादर की बात है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और वो प्यार था उनका जो एक डर में बदल गया कि बेटी की लाइफ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आज के टाइम में नौकरियां मिलनी बहुत मुश्किल हैं। और तो उन्हें लगता था कि यार कहीं ऐसा ना हो ये 10 साल 15 साल ख़राब कर दे, उसके बाद क्या होगा, है ना। सबसे बड़ी उनका डर वो था कि चलो ठीक है मैं इसको दे देता हूँ, चांस देता हूँ, तू जाकर। लेकिन वो 10 साल 15 साल ख़राब करने के बाद वो वापस आएगा कि पापा कुछ नहीं हुआ, तो लाइफ बहुत डिसबैलेंस हो जाएगी। जिस उम्र में मुझे मेहनत करके कुछ कमाना चाहिए ताकि लाइफ मेरी स्टेबल हो जाए,
उस उम्र में मैं धक्के खाता रहूँगा, और उसकी वजह से क्या होगा, मुझे पूरी ज़िंदगी धक्के खाने पड़ेंगे। ਬਟ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਚਾਹੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਂਸ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। हाँ देखिए, वो करना पड़ता है, क्योंकि एक हीरो अलग चीज़ होती है और एक्टर अलग चीज़ है। हीरो जैसे शाहरुख खान, वो बस एज एन हीरो ही आते हैं। एक एक्टर के लिए होता है कि उसको ऑडिशन देने पड़ते हैं, क्योंकि उसको अलग अलग किरदार निभाने हैं, तो ऑडिशन आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी फिल्में क्यों ना कर लें। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੈਮੀਓ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬਣ ਪਾਵੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣਨ। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत है, और जो एक्टर सोचते हैं कि एक बार लीड किया तो मैं लीड ही करता रहूँगा, उस वजह से वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आपको छोटा करेक्टर भी करना है, उसका फ़ायदा आपको ये रहता है कि आप टीम में जा रहे हो, काम करने के लिए जाते हो, तो कोई ना कोई आपको देखता है, वहाँ पर डायरेक्टर देखता है, आपको कास्टिंग वाला मिलता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, इसी से आपके लिंक बनते हैं। जो एक्टर सिर्फ ये सोच के बैठ जाते हैं कि यार मुझे बस लीड करना है, अब वो अपने घर ही बैठे हैं, बाहर कोई नहीं जानता कि वो कौन है, आपको घर बैठ के कोई काम देने वाला नहीं है। जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, चाहे आप छोटा करेक्टर करें चाहे बड़ा करें, आपको लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं भी हूँ यहाँ पर। ਸੋ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ? एक्टर के अंदर एक तो सब्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कामयाबी इतनी आसानी से कभी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने ऐश आराम खोने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। लोग एज एन एक्टर होकर पार्टियाँ करते हैं, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद आपके करियर में बाधा डालती हैं। क्योंकि जो वक्त होता है एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़, हर वक्त वो कुछ ना कुछ नया सीखता है, हर वक्त उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि कंप्लीट एक्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। जब कंप्लीट एक्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है तो आपको हर रोज़ अपनी एक्टिंग पे वर्क करना पड़ता है, आपको हर रोज़ किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फिल्में देखनी पड़ती हैं, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए फालतू की चीज़ों में। एक क्वालिटी आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस वक्त इतनी स्टडी करनी है, इस वक्त ये किताबें पढ़नी है, इस वक्त मुझे थिएटर करना है, इस वक्त मुझे फिल्में देखनी है। आपको एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे पूरा दिन में कुछ ना कुछ सीखना है नया एक्टिंग को लेकर। मोस्टली एक्टर क्या करते हैं कि वो पार्टीज़ करते हैं, आज यहाँ चले जाओ, आज वहाँ चले जाओ, वो एक टाइम वेस्ट होता है। ਬਟ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ? मैं सबसे ज़्यादा मैं अपना अकेला रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब मैं अकेले रहता हूँ तो बहुत शांत रहता हूँ, और अच्छी चीज़ें या मैं अच्छा जब सीख सकता हूँ, मैं शांत रहकर ही सीख सकता हूँ। क्योंकि जितना मैं लोगों से मिलता रहूँगा उतना ही ज़्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा मेरा, क्योंकि मैं खुद पे काम नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सर्कल होगा उतने कोई ना कोई आपके पास आता रहेगा, चलो आज ये करते हैं, चलो आज यहाँ चलते हैं, या पार्टीज़ करना, या फिर कोई भी चीज़ छोटी मोटी, है ना, आप टाइम पास करते रहते हो। फिर जितना ज़्यादा सर्कल होगा उतना आप टाइम पास करोगे, जितना आप अकेले रहोगे उतना फोकस रहोगे कि हाँ मुझे अपना काम करना है। ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हाँ देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कामयाबी मुंबई जाकर ही मिलेगी। आप अपने शहर में भी अगर पंजाब में फिल्में बन रही हैं, आपको कामयाबी यहाँ भी मिल जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए यहाँ पर ये होगी कि आप अपने घर पर हो और अपने पेरेंट्स के बीच में हो, कोई भी दुख तकलीफ होती है आप शेयर कर सकते हो। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ आप किसी को कुछ बता नहीं सकते कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो जैसे साउथ है, साउथ इंडस्ट्री है, आपको वहाँ से कामयाबी मिल सकती है, बॉलीवुड से मिल सकती है, टॉलीवुड से मिल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मुंबई जाके ही कामयाबी मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ और, कामयाब होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एक्टिंग। जब तक आप अपनी एक्टिंग पे काम नहीं करोगे, आपको दिन रात काम करना होगा। आप अगर आप सोचते हो कि 2-4 लाइनें बोली तो आप एक्टर बन गए, ऐसा नहीं है। एक स्टडी होती है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के आप डॉक्टर नहीं बन सकते, तो बिना पढ़ाई के आप एक्टर भी नहीं बन सकते, आपको एक्टिंग की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम दिखने में अच्छे हैं, हम स्मार्ट हैं, या जैसे दोस्त लोग बोल देते हैं आपस में
या तुम दिखने में अच्छे हो, तुम जाके एक्टर बन जाओ। तो बहुत सारे लोग इस वजह से मुंबई आते हैं कि यार हम दिखने में अच्छे, हम एक्टर बन जाते हैं। तो जो स्ट्रगल जो हम स्टोरियाँ सुनते हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है, या कोई कास्टिंग काउच में फंस गया, कोई किसी ने पैसा बर्बाद कर दिया, उसकी वजह ये होती है जब आपको अपनी एक्टिंग में भरोसा नहीं है, आपने स्टडी नहीं की, तो किसी ने आपको बोल दिया कि यार इतना पैसा लगाओ और हम आपको काम दे देंगे। तो ऐसे लोग वहाँ फंसते जी। हैं कास्टिंग काउच में या किसी भी चीज़ गलत उसमें। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੂਰਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭਰਦਵਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟਰਗਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।